हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियन चैप्टर का छठवां लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वाष्प दाब में जो विचलन हो रहे थे, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन, उनकी बात करी थी। और आज मैं नेक्स्ट नए टॉपिक की बात करती हूँ जिसका नाम है अणुसंख्या गुणधर्म। इसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि विलयन में जो दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, अब विलेय और विलायक में ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो जो विलेय और विलायक हैं उनमें उपस्थित जो कण होते हैं, उन कणों की जो संख्या होती है वो क्या करती है, उस विलयन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करती है। ठीक है ना। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड जरूर करेगी, लेकिन विलेय की जो प्रकृति होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब ये अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा है हिमांक में अवनमन, तीसरा है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, चलिए क्वथनांक में उन्नयन देख लेते हैं। पहले क्वथनांक में उन्नयन से पहले आप एक जनरल आइडिया क्वथनांक को लेके क्या मतलब क्या देते हो कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई विलयन जो वायुमंडलीय दाब है उस पे क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ठीक है, पानी है तो जितना वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है, उसी वायुमंडलीय दाब पे जब पानी क्या होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर जितना दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या करने लग जाएगा, जितने अधिकतम तापमान में पानी उबलने लग जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो उसका क्या हो जाता है, क्वथनांक हो जाता है। ठीक है ना। अब दूसरे शब्दों में बोलें तो किसी विलयन का जो क्वथनांक होगा उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब विलयन का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ। ठीक है, जो विलयन का वाष्प दाब है वो जब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या क्या होता है, वो अधिकतम ताप क्या कहलाता है उसका, उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, जो कोई विलयन है उसका क्वथनांक, अब विलयन में क्या होगा, विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। ठीक है, और तो जो प्योर सॉल्यूशन होगा उसका क्वथनांक सदैव क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया रहेगा, हमने एक अवाष्पशील विलेय घोला रहेगा। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय अगर हमने घोला है तो क्या होता है, जो उसका वेपर प्रेशर होता है, यानी जो उसका वाष्प दाब होता है उस विलयन का, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय आपने ले रखा है, अगर अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है उसमें तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है मोर एंड मोर पार्टिकल क्या होंगे, मतलब वाष्पित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ विलेय के पार्टिकल क्या कर लेंगे, विलायक को बाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब ज़्यादा नहीं बन पाएगा। अब वाष्प दाब ज़्यादा नहीं बन पाएगा, और चूंकि वाष्प दाब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वाष्प दाब कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है वो हो जाता है कम, और जो विलयन है उसका क्वथनांक हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आगे कर लेते हैं। अब जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको हम कैसे देखते हैं, देखो कि किसी विलयन का जो क्वथनांक है, ठीक है, उसमें उन्नयन किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया कि क्वथनांक, किसी विलयन का क्वथनांक जो होगा, ठीक है, वो सदैव उच्च रहेगा विलायक से। तो विलयन का क्वथनांक में से हम क्या कर देंगे, विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, या उनके अंतर को, विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। जितना टेम्परेचर मतलब इनके अंतर से रेज होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, अब बेटा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रखा है, ये वाला है जो, इसको यूं करना, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया है टाइपिंग में। तो
डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। और जो टीबी है, ये टीबी ये क्या है, विलयन का क्वथनांक है। और टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब आपको क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो विलयन का क्वथनांक होगा टीबी, उसमें से क्या कर देंगे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक, यहाँ पे भी विलयन हो रखा है, शुद्ध, इसको क्या लिखना, विलायक लिखना, शुद्ध विलायक, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होगा उसके अंतर को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। तो मान लिया मैंने कि विलयन का क्वथनांक कितना कितना था, 330 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका जो अंतर आया, अंतर कितना आया, 30। ये 30 क्या है, उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन है, यानी 30 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ है, रेज हुआ है इसके इनके अंतर से, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखो एक साइड मैंने वाष्प दाब ले लिया है, एक साइड क्या ले लूँगी, ताप ले लूँगी, ठीक है। जो टीबी होगा, देखो ये टीबी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4, मतलब 1 2 से 1 2, इसको हटा दे। देखो 0 से स्टार्ट करो, चलो 10 10 10 50 20 और 10 50 100 200 ऐसे कर लिया, और 330 तक मान लिया मैंने, ठीक है। तो जो टीबी है यहाँ पे देखो, ये टीबी दिख रहा है आपको, ये टीबी देखो सबसे ग्रीन वाली लाइन जो क्या है, दूर है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 330 है, और ये क्या है, टीबी क्या होगा, शुद्ध विलयन का क्वथनांक, ओ विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। देखो यहाँ ऊपर विलयन का क्वथनांक लिखा हुआ है मैंने। टी नॉट बी किसका है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, तो वो क्या है, कम है, ठीक है। अब डेल्टा टी बी जो बीच में लिखा हुआ है वो किससे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से निकलेगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, विलयन का क्वथनांक, यहाँ पे पॉइंट आ रखा है देखो, तो ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये क्या है, विलायक का क्वथनांक, ये थोड़ा कम है। अब ये इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। यानी जो थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री ले रखा है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे मत मानना आपकी 30 डिग्री ही रेज होता है, वो कितना भी हो सकता है, 2 3 5 10, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा और करते हैं। देखो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो सदैव क्या होता है, मतलब जो डेल्टा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, विलयन की मोललता के, ठीक है ना। मोललता के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। अब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है, जो साइन उसको हटा देती हूँ, ठीक है ना, समानुपात हटा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दे रही हूँ, एक के बी लगा दे रही हूँ, के बी, के कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल हो रखा है, आप कैपिटल कर लेना। तो के बी है, और इनटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो के बी क्या है, एक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है। अब कितना, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जितना मतलब उन्नयन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोललता की वजह से जो उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। तो मोललता की वजह से जो थोड़ा बहुत उन्नयन हुआ है विलेय के मोलों की संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोलों की संख्या, कणों की संख्या, यही तो पढ़ रहे हैं हम, आगे पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम, और के बी क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी क्या हो, मोलैलिटी 1 हो, तो तब जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा वो सीधे किसके बराबर हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर, मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू किसके, के बी के बराबर। अब जब के बी, जब मोलैलिटी 1 नहीं है, ठीक है, सपोज कोई विलेय ले रखा है आपने, W2 ग्राम ले रखे हैं उसके, और उसका W2 W2 जो ग्राम ले रखे हैं आपने वो किस में घुल रखे हैं, विलायक के W1 ग्राम में घुल रखे हैं, ठीक है। तो अब विलेय के कुछ ना कुछ मोल तो होंगे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मोलर द्रव्यमान आएगा, कोई भी लेंगे आप। तो तब मोलैलिटी का मान m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2, ये मैंने मोलैलिटी पहले आपको करा चुकी हूँ मैं। तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2, M कैपिटल लिखना है इसको, M2, यहाँ पे जगह कम है, M2 इंटू W1, ठीक है। स्क्रीनशॉट आ जा रहा है बार बार, तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो यहाँ पे ये वाला समीकरण था, ठीक है, आप इस 1 लिख लेना, तो ऐसे लिख लेना कि समीकरण 1 में m की वैल्यू रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में आप m की वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे देखो, और m की जगह आप ये मान रख लेना, ठीक है, हो गया।
तो ये है आगे, बस ये इतना ही है। तो आप इसको सीधे कर लेना कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा कि थोड़ा जो अपॉन के साइन है वो सही नहीं आ रखे हैं ना, ऑब्लिक टाइप के आ रखे हैं। अब यही था मेरे कीबोर्ड में तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इतना इसको लास्ट कर लेना, इसको डाल देना सेकंड समीकरण, ठीक है, हो गया। तो अब क्या होता है देखो, इस समीकरण से अगर आपको आपको क्या है, m2 पता है, w1 पता है, w2 पता है, kb का मान भी आपको दिया हुआ है। तो जितना भी टेम्परेचर रेज होगा यानी क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ हो, आपको m2 निकालना हो, ठीक है। अब m2 अगर आपको निकालना है तो क्या कर देना है, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो w2 है इंटू 1000 इंटू के बी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू w1 हो जाएगा सीधे से, ठीक है। हो सकता है मोलर द्रव्यमान भी निकालने को आ जाए, ठीक। तो आप फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, इधर उधर उसकी वैल्यूज़ रख सकते हो, ठीक है। अब कभी कभार एक नंबर में आता है के बी की डेफिनेशन, ठीक है। तो के बी की डेफिनेशन कैसे दोगे, मैंने 1000 लिखा था, तो 1000 क्या था, वो ग्राम था, वो विलायक के 1000 ग्राम, ठीक है। तो विलायक के 1000 ग्राम में जब क्या करते हो आप, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलते हो, ठीक है, 1 मोल को घोलते हो, और उस 1 मोल को घोलने पर टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट होता है, या इंक्रीमेंट आप बोलोगे, उन्नयन बोलोगे, ठीक है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, रेज होता है टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है, उस विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये बेटा आपका ये क्वथनांक में उन्नयन कंप्लीट हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे मैंने बताई थी हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक मतलब हिम अंक, ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे क्या होने लग जाएगा, कोई द्रव होगा जिस ताप पे क्या होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, ठीक है। अब जमने कैसे लग जाता है, जब क्या हो जाता है, उस पदार्थ की द्रव और ठोस अवस्थाएं क्या आ जाती हैं, साम्य अवस्था में स्थित हो जाती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। साम्य अवस्था भी मैंने तुम्हें 11 में भी पढ़ा रखा है, और अभी पीछे वाष्प दाब में जब मैंने संघनन और वाष्पन बोला था वहाँ पे भी साम्य की बात आई थी, ठीक है ना। तो वो न्यूनतम ही होगा, हिमांक तो न्यूनतम ही होता है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पे क्या होता है, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य अवस्था में स्थित हो जाती है, क्या कहलाता है, उस विलयन का या उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, हिम अंक यानी जमने का अंक कहलाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो चलो, और हिमांक क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वाष्प दाब के, ठीक है। वाष्प दाब बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब वाष्प दाब बढ़ाओगे तो हिमांक के में भी क्या होगा, रेज हो जाएगा, ठीक। आगे, तो आगे देखो क्या होता है, ये रेड उससे मैंने एक नोट लिखा हुआ है आपको, कि कोई भी विलयन होता है उसकी रासायनिक क्षमता क्या होती है, वैसे अधिक होती है, ठीक है। पर जब आप क्या करते हो, उस पर कोई अवाष्पशील विलेय घोल लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे अवाष्पशील लिख लेना, ठीक है। जब अभी हम क्योंकि अवाष्पशील की ही बात कर रहे हैं, अवाष्पशील विलेय जो होंगे उनकी वजह से क्या होगा, क्वथनांक में इंक्रीज हो जाएगा क्वथनांक, ठीक है। हिमांक में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी आगे है वाष्प दाब है, उसमें भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है, डिक्रीमेंट बोल सकते हो आप, ठीक। तो ये है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, जब हम अवाष्पशील विलेय मिला लेते हैं तो हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हिमांक कितना कम हुआ, कितनी डिग्री कम हुआ, कितने केल्विन कम हुआ, वही ठीक है क्या कहलाता है, उस विलयन का हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब होता है घटना, ठीक है, कितना घटा। आगे बात समझ में। तो ये है, चलिए इसको आगे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई शुद्ध विलायक ले रखा है हमने, शुद्ध विलायक है जो उसका शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, टी नॉट एफ है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या कर दिया, विलायक में थोड़ा बहुत एक अवाष्पशील विलेय घोल दिया कोई, ठीक है। अब अवाष्पशील विलेय घोलने के बाद क्या हो गया, जो विलयन है, यहाँ पे विलयन लिख लेना, यहाँ पे तब विलयन उसका मतलब है विलयन है यहाँ पे, ठीक है। तब विलयन का जो हिमांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा, मान लिया हमने। तो जो हिमांक में अवनमन है यानी डेल्टा
TF है वो क्या हो जाएगा, जो शुद्ध विलायक का हिमांक है मैंने बोला वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अवाष्पशील विलय मिला लेते हैं तो विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम। अब आप हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हो, तो यहाँ पे मैंने कर रखा है हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस क्या, विलयन का हिमांक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन को हम क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक के अवनमन से जब हम क्या करते हैं, या शुद्ध विलायक के हिमांक से जब हम विलयन का हिमांक घटा देते हैं, या शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे, ठीक है। इसको भी सेम उसी की तरह जैसे आपने क्वथनांक में उन्नयन किया था, डेल्टा TF क्या हो जाएगा, विलय के कितने मोल ले रखे हैं आपने, मोलैलिटी कितनी ले रखी है, कितनी मोललता का ले रखा है, ठीक है ना। तो TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और M की वैल्यू वही रख देनी है जो मैंने पहले रखी हुई थी, ये वाली। यहाँ पे B है, आप W2 कर लेना, दैट्स नॉट द मैटर। आप W2 कर लेना यहाँ पे WB की जगह, यहाँ पे M2 कर लेना, इनटू क्या कर लोगे, WA कर लोगे, ठीक है ना। और ये सारे मैंने दे रखे हैं कि डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन है, KF फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, या डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। और इसकी भी डेफिनेशन वही है कि 1000 ग्राम, यहाँ पे मैंने दे रखी होगी, 1000 ग्राम विलायक में जब क्या करते हो आप, विलय के 1 मोल को घोलते हो, और उससे जो उससे जो टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, यानी हिमांक में जो कमी आती है, ठीक है, हिमांक में जो कमी आती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। अब इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं हम, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो T0F है, देखो T0F ये क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है, ये यहाँ पे जम रहा है, इतने इतने टेम्परेचर पे जम रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने कोई विलेय मिलाया, ठीक है, तो विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा इस विलायक में, यानी जो विलायक का हिमांक T0F आया था, इसमें हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिला देने पर वो जल्दी ही क्या होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, ठीक है। पानी है, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो क्या हो जाएगा, जो हमने नमक मिला दिया उसमें माना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, और माइनस में, यहाँ से हम माइनस में लेंगे पानी के लिए, क्योंकि T0F यहाँ पे 0 यहाँ पे होगा जहाँ पे T0, ठीक। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दिखा रखा है उसने, जो T0F है सपोज वो पानी का है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है। उसके बाद आपने नमक मिला दिया तो वो 0 डिग्री तक पहुँचेगा ही नहीं, पहले ही जमने लग जाएगा, ठीक है। तो घोल बन जाएगा, तो घोल का जो हिमांक होगा वो उसको हमने किससे दिखा रखा है, यहाँ पे TF से, यानी विलियन है जो घोल है उसको TF से दिखा रखा है। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर आप शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उससे क्या करेंगे, TF यानी विलियन के हिमांक को माइनस कर देंगे, यानी उनके अंतर को तब क्या किससे डिनोट करोगे आप, डेल्टा TF से डिनोट करोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो, एक साइड वेपर प्रेशर ले लेना, और वेपर प्रेशर के सापेक्ष आप क्या ले लोगे, टेम्परेचर ले लोगे, और इस तरह से डायग्राम बना दोगे, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट थर्ड है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, ठीक है, या वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन ऐसे लिख सकते हो आप। तो क्या क्या है इसमें, आपने राउल्स के लॉ में आपने देखा था कि जो वाष्प दाब होता है, ठीक है, शुद्ध विलायक का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप उसमें क्या मिला देते हो, कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हो, तो अवाष्पशील विलेय के कण क्या कर लेते हैं, विलायक के जो कण होते हैं उनको बाइंड कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर नहीं बनने देते हैं। अब वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये सब है इसमें। अब देखो हम निम्न तरह से इस वाष्प दाब में अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। सपोज आपने शुद्ध विलायक ले रखा है, मैंने PA मान लिया उसको, या विलायक मैंने A मान रखा है, ठीक है। तो उसका जो आंशिक दाब होता है PA, वो मैंने बताया था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके वाष्प दाब इंटू उसके क्या जो मोलन्स हैं उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है कि ये P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, XA विलायक के मोलन्स हैं, ठीक है, और PA क्या है, विलयन का आंशिक दाब है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसको एक रफ पेज होगा इसमें दिखा देती हूँ मैं, रफ पेज में यहाँ पे आपने क्या लिखा देखो,
इक्वल टू आपने लिखा पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इस पी नॉट ए को इधर ले आती हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसको समीकरण एक मान लो, इसमें क्या करेंगे हम, आर एच एस और एल एच एस दोनों को क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो मैं 1 से माइनस कर दूंगी तो 1 माइनस पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर दिया मैंने, ठीक है। इतना इसको गेट कर लेना। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा था 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिखा था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए था ये, ठीक, पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब 1 माइनस एक्स ए आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था मोल अंश पढ़ाते हुए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और अब मैं लिखूँ एक्स बी इक्वल टू कर दूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स ए की जगह मैं क्या कर लेती हूँ, एक्स बी कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक्स बी कर लिया मैंने इस तरह से, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ आगे, एक्स बी की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कि एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स बी के मोल अंश होंगे, ठीक है, और टोटल मोल अंश होंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इस एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे देख लेना, एक्स बी की वैल्यू क्या कर लोगे, जो आपने समीकरण बनाई थी पी नॉट ए माइनस पी ए उसमें रख दोगे, ठीक है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, इधर मैंने एक्स बी लिखा था तो इसकी जगह मैं क्या कर देती हूँ, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी कर देती हूँ, ठीक है, हो गया। तो इतना आप इसको क्या कर लोगे, फिर थर्ड समीकरण लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है इसमें, हाँ, यदि बोल रहा है क्या है, सॉरी, ओहो, अब क्या बोल रहा है, जो विलय ले रखा है, विलय के मोल अंश क्या है, बहुत ही कम है, यानी एन बी की, मतलब एन बी क्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। तो मोल कितने हैं, बहुत कम ले रखे हैं, माइन्यूट ले रखे हैं। तो तब क्या हो जाएगा, जो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये मैंने आपको सारा इसमें करा रखा है, आप देख लेना उसको, एन बी किया था आपने, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, एन बी ऊपर तो जितना भी होगा उसको आपको रखना ही पड़ेगा, नीचे आपने एन ए प्लस एन बी किया ना, तो इसको क्या कर लेना, एन ए कर लेना, ठीक है, हो गया। तो अब ये हो गया। तो बस अब क्या कर लोगे, आपको पता है एन बी इक्वल टू क्या करते हो हम, एन बी इक्वल टू क्या क्या लिखते हो तुम, मतलब जो मोलर द्रव्यमान जो मतलब विलेय का कुछ भार दे रखा है, मतलब वेट दे रखा है, उसका क्या उसको क्या कर देते हो, उसके मोलर द्रव्यमान से क्या कर देते हो, डिवाइड कर लेते हो। तो मोलर द्रव्यमान में मतलब m2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, विलेय के। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट, Na क्या होगा, ये Na मैंने क्या ले रखा है, विलायक ले रखा है, तो W1 अपॉन M1 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो क्या करोगे, जो M1 बटे में उसको ऊपर ले जाना है, वहाँ जो M2 बटे में उसको नीचे ले आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो क्या ले रखा था मैंने, विलेय के मोल अंश ले रखे थे W2 अपॉन जो नीचे विलायक था उसका जो बटे में था, यानी मोलर द्रव्यमान जो बटे में था वो ऊपर चला जाएगा, M1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या ले रखा था मैंने, इसके मोलर द्रव्यमान ले रखे थे विलायक के, विलेय के जो ऊपर थे उसको मैं नीचे ले आई और उसको इंटू कर दिया किसके साथ, विलायक के, जो विलायक का वेट दे रखा है, जितने भी ले रखा है आपने, ठीक है ना। तो ये इस तरह से निकल जाता है। तो इस समीकरण को, जो भी समीकरण बन रही होगी तीसरी चौथी, इसको ऐसे लिख देना। और इससे क्या हो जाएगा, देखो आप क्या करोगे, ये तो क्या है, ये क्या है, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो है, ठीक है। अब आपको अगर W2 पता है, आपको क्या है, M1 पता है, M2 पता है, तो आप W1 आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ये भी दिया हुआ है। जब आपको ये सब वैल्यूज दी हुई हैं तो आप जो सापेक्ष अवनमन है वाष्प दाब में, कितनी कमी आ रही है वाष्प दाब में, उसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो इस समीकरण से, ठीक है। तो ये सब है। अब क्या है, ये देखो पूरा यही कर रखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ा ये था कि ऑब्लिक में हो रखा है जो डिवाइड का साइन है, तो इसलिए मैंने वहाँ दोबारा कर दिया। तो आप मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना पूरा पूरा और उसको सही से लिख लेना, ठीक है। सही से मतलब अपनी कॉपी में, तुम्हारी कॉपी में तो बहुत जगह होती है ना, तो डिवाइड का साइन सही से लगा लेना, ठीक है।
तो ये है, तो जो मैंने लास्ट समीकरण लिखा रखी थी, ये वाली समीकरण चौथी, ये एन बी अपॉन एन ए वाली, तो सीधे पता चल रहा है इसमें कि क्या होता है, जो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है, यानी पी नॉट ए माइनस पी, नज़दीक लिखती हूँ ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलेय या विलायक, दोनों दोनों के ही हैं, विलेयक के मोलों, ये मोल है, ठीक है, मोलों की संख्या पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका इतना ही था। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ठीक, चलिए लास्ट स्लाइड में आ जाती हूँ मैं।